नमस्कार साथियों, मैं रतनलाल बैरवा, प्रदेश संयोजक विकलांग आंदोलन 2016 संघर्ष समिति राजस्थान। साथियों, मैं आपको बहुत गंभीरता से कुछ बातें बताने के लिए ये वीडियो बनाया है, जिसका अंदाज़ा शायद आप कभी जीवन में लगा भी नहीं पाएंगे। खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, ढाक के 3 पात, ढाक के वही 3 पात। रतनलाल बैरवा अभी वर्तमान परिस्थितियों पे कुछ बिंदुओं पे बात करना चाह रहा है, जो पिछले कई दिनों से राजस्थान में कुछ जिलों के लोग मिलकर के एक धरने का कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। उनके पीछे की जो बैक सपोर्ट स्ट्री क्या है, क्यों धरना चल रहा था और क्यों धरना एक दिन में ही समाप्त हो गया, इस कहानी के पीछे जो लॉजिकल चीज़ें मुझे नज़र आती हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और शायद वो बातें आपके भी मन में पिछले 5-6 घंटे से गूंज रही है। प्रदेश में चल रहा धरना को आश्वासन देने के लिए राजस्थान सरकार के 2 माननीय मंत्रियों ने आश्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी बातों को दरकिनार कर दिया गया। पहला, राजेंद्र जी यादव, जो पूर्व सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री रहे हैं। दूसरा, टीकाराम जी जूली, जो वर्तमान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री हैं। दोनों मंत्रियों ने धरना स्थल के साथियों को बताया और कहा था कि हम आपकी वाजिब मांगों पर विचार विमर्श करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे, आप इस धरने को समाप्त कर दीजिए। लेकिन धरनार्थी टस से मस नहीं हुए, क्योंकि मुद्दा तो कुछ और ही था। आज आपने एक वीडियो के माध्यम से देखा होगा और उस वीडियो में आपको यह भी लग गया होगा कि सच क्या है। मैं आपको एक बहुत लंबी हिस्ट्री के साथ बताना चाह रहा हूं। राजस्थान में विशेष योग्यजन आयुक्त के लिए राजस्थान सरकार ने फॉर्म भरवाए थे, फॉर्म अप्लाई करवाए थे और उसमें पूरी डॉक्यूमेंट्री की गई थी। डॉक्यूमेंट्री में जो लिस्ट बनी वो 86 लोग ही बने, यानी कि राजस्थान से तमाम दिव्यांगजन साथियों ने आयुक्त बनने के लिए फॉर्म भरा और वो 86 लोगों ने फॉर्म भरा। 86 लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से राजस्थान सरकार ने एनालिसिस करवाया और उसमें से सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को जिम्मेदारी दी और उसमें भी जो विशेषज्ञजन भवन जयपुर में बना हुआ है उसके मुखिया और उसमें बैठे सहायक कर्मचारी जो विशेष योग्यजन के नियम और कानून कायदे को समझते हैं, संदीप जी वर्मा,
उनको सौंपी गई। संदीप जी वर्मा का परिचय मैं आपको दे दूं। संदीप जी वर्मा सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का एक डायरेक्टरेट के पोस्ट पे हैं और ये विगत कई सालों से एक ही पोस्ट पे जमे हुए हैं और चाहे बीजेपी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, इसकी कुर्सी वहाँ से हिलती रही। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब संदीप वर्मा जी के पास में इस तरह की जो बात आई कि हाँ इसमें से छटनी करनी चाहिए और छटनी कर करके जो 3 नाम मंत्री जी को और कैबिनेट में भेजा गया, वो 3 नाम थे उमाशंकर जी शर्मा, एक पूजा जी का नाम, तीसरा नाम एक बेनीवाल जी का। 3 नाम इन्होंने अपने एजेंडे में बना करके पैनल के माध्यम से भेजा गया। मंत्री और कैबिनेट विभाग की बातों पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और डिपार्टमेंट के व्यक्ति अपनी ईमानदारी और निष्ठा को बनाए रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये वो खुद जाने या उनका मालिक जाने। इन्होंने ये 3 नाम भेजे, जबकि इन 86 दिव्यांगजन लोगों ने जो फॉर्म भरा था, अपनी फाइलें जमा करवाई थी, उसमें से काफ़ी बहुत अनुभवशील व्यक्ति भी इनमें फॉर्म भरे थे। एक नाम तो मैं बता देता हूँ कि दिनेश उपाध्याय, जो राजस्थान की नहीं इंडिया की एक जानी मानी शख्सियत है, जानी मानी एक पहचान है और एक बेहतरीन कार्यक्रम और विकलांगता के राइट बेस को समझने वाला व्यक्ति है। दूसरी बात, एक हेमंत भाई गोयल, जिन्होंने विकलांगजन लोगों के लिए काफ़ी संघर्षरत रहते हैं और उन्होंने कई तमाम मुद्दों को उठा करके सरकार में हल करवाने का काम किया है। जो आज मनोनीत पार्षद जिन दिव्यांगजन लोगों को बनाया गया है, वो श्री हेमंत भाई गोयल की ही देन है कि उसने राजस्थान सरकार की कांग्रेस पार्टी में अपने वजूद से, अपनी मेहनत से, संघर्ष से और विकलांगजनों के लिए एक मजबूत नहीं लेकिन एक मनोनीत सीट को, एक निर्वाचित होना चाहिए था लेकिन एक निर्वाचित ना करके एक मनोनीत सीट जो अपने प्रदेश के दिव्यांगजन लोगों को सौंपी गई है, उसका श्रेय उन्हीं को जाता है। तो मैं बात कहना ये चाह रहा था साथियों कि जो 3 नाम भेजे, हेमंत भाई का नाम क्यों नहीं भेजा गया? कानून में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि इस डिपार्टमेंट का आयुक्त कौन बनेगा। ना विकलांगता की बात है, ना गैर विकलांगता की बात है। और जब सरकार की अगर गाइडलाइन होती कि विकलांग को ही बनाया जाए, तो फिर बाकी गैर विकलांग लोगों से क्यों फॉर्म अप्लाई करा, क्यों जमा किए उनके फॉर्म? दूसरी बात, ऐसा सरकार के नुमाइंदे इसलिए करते हैं कि वो अपने चहेतों को फायदा पहुंचा सके, अपने निजी लोगों को सपोर्ट कर सके और उनमें 3 नाम भेज करके सरकार के पास एजेंडा पहुंच गया। एजेंडे में सरकार तीनों में से एक पे टिक लगाना ही था। तो जो भी बना ठीक है।
इसकी बात की कहानी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब 115 दिन से जयपुर के आयुक्तालय के बाहर धरना चल रहा था, दो मंत्री की बात नहीं मानी गई और उस एजेंडे को चलाते रहे। इसके पीछे क्या लॉजिक था कि धरना को अर्थबल, बैक सपोर्ट मिल रहा था। अपील विकलांगजनों से की जा रही थी, नारे विकलांगजनों के लिए लगाए जा रहे थे, शक्ति प्रदर्शन विकलांगों के सहयोग से किया जा रहा था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टरों से ज़्यादा ताकतवर एक आयुक्त होती है। नहीं, वो निर्वाचित होते हैं, वो इलेक्टेड होते हैं, वो पावर रखते हैं। ये मनोनीत सीट, रहम और करम से चलने वाली सीट होती है। मैं कानाराम जिनांगल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस धरने को 115 दिन तक चलाया, और जब तक चलाया जब तक अपने जिले का आयुक्त नहीं बनकर आया। बहुत गंभीर विषय। जब तक धरने को चलाया जब तक अपने जिले का व्यक्ति आयुक्त बनकर के नहीं आया। और दूसरी कहानी, संदीप वर्मा जी पिछले कई सालों से इसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं और धन्नाराम जी राजपुरोहित के अंडर में वो काम कर चुके हैं। सारी रासलीला डिपार्टमेंट की धन्नाराम जी को पूरा पता है कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट काम करते हैं और इसमें असली जड़ कौन है और कौन ये काम कर सकता है। धन्नाराम जी प्रदेश के तमाम लोगों को जानते हैं, राइट बेस पे काम करने वाले और चापलूसी करने वाले। जो लोग राइट बेस पे काम कर रहे थे उनको तो आप और हम सब जानते ही हैं कि अगर बना दिया जाए तो वो कुछ ऐसा कर जाएंगे कि आने वाले लोग नहीं कर पाएंगे, और किया भी। तो मेरा कहने का यह है कि धन्नाराम जी राजपुरोहित का पूर्व आयुक्त महोदय का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है उमाशंकर जी को बनाने के लिए। उनका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत बधाई है उनको। उमाशंकर जी से ढेर सारी 100 गुना बधाइयाँ मेरी तरफ से तो धन्नाराम जी राजपुरोहित को जाती है, क्योंकि सारा श्रेय होने का है। कुछ बातें ऐसी भी हैं, आपने भी सुना कि जो नवमनोनीत आयुक्त महोदय हैं वो हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं। कानाराम जी हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले हैं और बाकी ज़िले के लोग आए और चले गए, लेकिन हनुमानगढ़ के लोग परमानेंटली वहाँ बैठे रहे हैं। चाहे 2 ही थे लेकिन रहे हैं, क्योंकि आशा और उम्मीद में जीने वाले। और एक और खेल देखिएगा, इन सब चीज़ों का लिंक जोड़ के देखिए आप। धन्नाराम जी राजपुरोहित का भी उसी टाइम आना और एक आयुक्त के बनते ही
दूसरे दिन धरना समाप्त कर दिया। वो भी कुछ नहीं, कोई मांग पूरी नहीं हुई, कोई डिमांड पे पूरा कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, केवल एक पत्र लिखा गया। पत्र में भी क्या था, 1 माह के भीतर आपके मांग पत्र पे समीक्षा बैठक रखी जाएगी अधोस तख्तकर्ता के सानिध्य में। इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि विशेष योग्यजन आयुक्त की अध्यक्षता में आपके उस डिमांड चार्टर पर, उस मांग पत्र पर एक समीक्षा बैठक। समीक्षा का मतलब क्या सही है और क्या गलत है, उस पर हम 1 माह के बाद विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। प्रदेश के उन तमाम दिव्यांगजन लोग जो आशा करके बैठे थे कि हमारी मांगे मनवा कर ही उठेंगे, दुम दबाकर नहीं भागेंगे। मुझे तो गेम ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मैच फिक्सिंग हुआ, कि जब मैं बॉल फेंकूं तो तुम उसको इधर मारना, इधर एक साथी खड़ा है, वो उसको कैच कर लेगा और वो पास वाले को पुश करेगा, मार देगा, आउट कर देगा। मेरी बातें आपको बहुत सारे लोगों को बुरी लग रही होगी और लगेगी भी, क्योंकि सच बहुत कड़वा होता है। साथियों, 7 तारीख के शक्ति प्रदर्शन में एक यूट्यूबर के माध्यम से आपने सुना होगा और देखा भी होगा। वो एक मीडिया नहीं है, यूट्यूबर है। और यूट्यूबर कौन बनते हैं? ये एक बिजनेस है, सोशल मीडिया के माध्यम से। उस यूट्यूबर ने पूरे 115 दिन तक विकलांग समाज को गुमराह करता रहा। अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, और आप फला फला अकाउंट नंबर पर आप अपने तरफ से सहयोग पहुंचाते हैं। और ओपनली यूट्यूबर ने बोला कि मात्र कम से कम आप 111 रुपये आवश्यक रूप से जमा करवाएं। गुड, वेरी गुड। एक यूट्यूबर का नजरिया क्या होना चाहिए, उसके सवालात कैसे होने चाहिए, ये बहुत अलग चीज़ है। और उस यूट्यूबर को शायद अपने आप में आत्मग्लानि भी नहीं हो रही होगी कि वह 2016 के अंदर जब आंदोलन चल रहा था तो सरकार का हितैषी बन करके घूम रहा था, आए हुए विकलांग जन लोगों को बोल रहा था कि यहाँ से जाओ, यहाँ क्या रखा है। ऐसे तमाम साथी जिनको उन्होंने बरगलाया, भड़काया और यहाँ से वापस घर भेजने का काम किया था। समाज का आज बहुत बड़ा हितैषी बना हुआ। बड़ी शर्म की बात है, ऐसे व्यक्ति को डूब मरना चाहिए। बड़े अपने आप को
आज तक जैसे बड़े बड़े चैनल का संवाददाता समझता है। चापलूसी करके एक किराए के मकान से 25 लाख से ऊपर का बिल्डिंग उसने खरीद लिया है। कहाँ से आया पैसा? और अभी भी देश के और प्रदेश के दिव्यांगजन लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। 1100 रुपये जमा करो और हमारा रिपोर्टर बन जाओ। रिपोर्टर कर सके। और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि कमिश्नर महोदय ने उसी यूट्यूबर के माध्यम से अपने संदेश आम विकलांगजन लोगों तक पहुंचाया और उसमें बताया कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं ऐसा काम करूंगा जो आज तक हुआ नहीं। बहुत खुशी की बात है। क्या करोगे भाई? कुछ आज एक आध नाम तो बता दो, ताकि हम उनको ये तो सोचे कि हाँ इनके वादे थे अब पूरे हो गए। धरना चल रहा था, आयुक्त बनाने का दबाव सरकार पे बन रहा था। जब आयुक्त बन करके आ गया, धरना समाप्त हो गया। ना पेंशन बढ़ी, ना रोजगार मिला, ना वार्ता हुई, ना कमेटी बनी, ना कोई कमेटी बनाने के लिए पत्र लिखा। बस। और ये भी समझ लेना चाहिए कि इस वर्ष का बजट तो मित्रों जनवरी माह में बनकर के तैयार हो गया। इस बजट में कोई भी उलट पुलट नहीं हो पाएगी। आयुक्त बने या कोई विलायत से कोई भी आए, लेकिन बजट तो बन चुका है, तो इसमें तो कुछ हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी बात, आने वाला बजट चुनावी होगा, उसके अंदर हमको कुछ नहीं मिलने वाला, प्रलोभन तो बहुत मिलेंगे। इसलिए मेरी कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर मैंने आपको ऐसे लेकर देर तक की कहानी समझाने का प्रयास किया। बहुत सारे लोग मुझे एक दुश्मन की नज़र से देखते हैं, कुछ लोग दोस्त समझते हैं, कुछ लोग मुंह पे बोलते हैं, ये बहुत गलत है, लेकिन दिल पे हाथ रख के